नमस्कार। आज हम भारत की एक ऐसी आर्थिक नीति की गहराई में उतर रहे हैं जिसके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन जिसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहा है। माल ढुलाई समानीकरण नीति, मतलब फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी या एफईपी। हमारे सामने कुछ लेख और विश्लेषण हैं जो बताते हैं कि ये नीति 1952 से 1993 तक चली, काफी लंबा अरसा। तो इन स्रोतों की मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नीति आखिर थी क्या, इसे क्यों लाया गया, और सबसे जरूरी, इसका भारत के खनिज संपन्न पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, ओडिशा पर क्या असर पड़ा। कुछ विश्लेषण तो इसे इन राज्यों के लिए एक संसाधन अभिशाप जैसा बताते हैं, रिसोर्स कर्स। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई, संसाधन होना अभिशाप कैसे बन गया। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं आज। बिल्कुल, ये वाकई एक दिलचस्प पहेली है। एक ऐसी नीति जिसका कागजी मकसद था, आप कह सकती हैं, पूरे देश में उद्योगों का बराबर विकास करना, पर उसने अनजाने में क्षेत्रीय असमानताओं को और बढ़ा दिया। हम देखेंगे कि कैसे इस एक फैसले ने भारत के औद्योगिक नक्शे को कई दशकों के लिए बदल कर रख दिया। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। ये एफईपी आखिर चीज क्या थी? हमारे स्रोत बताते हैं 1952 में आई, 99 तक रही। इसका मतलब मूल विचार क्या था इसके पीछे? हाँ, इसका मुख्य विचार ये था कि जो जरूरी कच्चे माल हैं, जैसे कोयला, लोहा, स्टील, सीमेंट, इनको देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने का जो भाड़ा लगता है, उस पर सरकार सब्सिडी देगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे फैक्ट्री बिहार में लगाएं या समझ लीजिए महाराष्ट्र में, आपको ये कच्चा माल लगभग एक ही कीमत पर मिलेगा। अच्छा, मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बराबर कर दी एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। सिद्धांत ये था कि इससे देश के हर हिस्से में उद्योग लगेंगे, खासकर उन राज्यों में जो खनिज संपदा से तो भरपूर थे, जैसे बिहार, झारखंड, ओडिशा, लेकिन शायद बंदरगाहों या बड़े बाजारों से दूर थे। तो सोचा गया कि उनकी जो भौगोलिक दूरी वाली बाधा है, वो खत्म हो जाएगी। प्लानिंग कमीशन और दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भी यही था, संतुलित क्षेत्रीय विकास। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में तो एकदम बढ़िया है, बराबरी, संतुलन। लेकिन जैसा अक्सर होता है, नियत और नतीजों में फर्क आ गया, और यहीं ये कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। स्रोतों के मुताबिक हुआ ठीक उल्टा। इसमें तो संसाधन और फैक्ट्री के बीच के कुदरती रिश्ते को ही कह सकते हैं कमजोर कर दिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की लागत लगभग बराबर हो गई। तो कंपनियों के लिए खदानों के पास फैक्ट्री लगाने का जो सबसे बड़ा फायदा था कि कच्चा माल सस्ता मिलेगा, वो खत्म हो गया। अब कंपनियों ने दूसरी चीजों को देखना शुरू कर दिया। कहाँ बंदरगाह पास है, कहाँ बड़ा बाजार है, कहाँ बिजली, पानी, सड़कें बेहतर है। अच्छा। हाँ, तो नतीजा ये हुआ कि उद्योग पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों की तरफ खिंचने लगे। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उन्हें पता था कि कच्चा माल चाहे बिहार से मंगाना हो या उड़ीसा से, ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो केंद्र सरकार उठा ही लेगी। एक तरह से कहिए, ये नीति पूर्वी राज्यों के प्राकृतिक लाभ की कीमत पर पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में उद्योग लगाने को सब्सिडी दे रही थी। जो संतुलन लाने के लिए बनी थी, उसने असल में असंतुलन पैदा कर दिया। क्या हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत है? मतलब एफईपी से पहले क्या स्थिति थी? स्रोत बताते हैं कि पहले तो उद्योग वहीं लगते थे जहां कच्चा माल होता था, जैसे जमशेदपुर का स्टील प्लांट या बिहार के लोहे के कारखाने। ये तो स्वाभाविक भी लगता है। हाँ, ये बदलाव आंकड़ों में साफ दिखता है। आप 1950 के दशक को देखिए, तो अविभाजित बिहार, जिसमें आज का झारखंड भी शामिल था, और पश्चिम बंगाल, ये दोनों मिलकर देश का लगभग 92% स्टील बनाते थे, और करीब 48% मैन्युफैक्चरिंग इन्हीं इलाकों में होती थी। बाप रे, 92% स्टील। हाँ, ये दिखाता है कि उस समय उद्योग वहीं केंद्रित थे जहां संसाधन थे। लेकिन एफपी लागू होने के बाद ये पूरी तस्वीर, आप कह सकती हैं, नाटकीय ढंग से बदल गई। वो जो प्राकृतिक फायदा था, वो जैसे हवा हो गया। तो फिर इसका सीधा असर इन पूर्वी राज्यों बिहार, झारखंड और उड़ीसा पर जमीनी हकीकत में कैसा रहा? इन स्रोतों में जरूर कुछ चौंकाने वाले तथ्य होंगे। असर बहुत गहरा था और ज्यादातर नकारात्मक। इसे कुछ पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला तो उद्योगों का पलायन। जैसा हमने कहा, जब ट्रांसपोर्ट लागत बराबर हो गई, तो स्टील, सीमेंट या ऑटोमोबाइल जैसे उद्योग बिहार या उड़ीसा के बजाय महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु में लगने लगे।
सोचिए, दक्षिण या पश्चिम भारत में बैठी एक फैक्ट्री को कच्चा माल उसी कीमत पर मिल रहा था जिस कीमत पर बिहार या झारखंड की फैक्ट्री को मिलता। तो फिर कोई पूर्वी राज्यों में क्यों आता, जहां शायद बिजली या सड़कें उतनी अच्छी नहीं थी उस समय। हाँ, बात तो सही है। दूसरा, एक तरह की उल्टी सब्सिडी। ये नीति असल में खनिज संपन्न लेकिन गरीब राज्यों जैसे बिहार से खनिज ले जाकर अमीर तटीय राज्यों में पहुंचाने की लागत को सब्सिडी दे रही थी। इसका कोई फायदा बिहार, झारखंड या ओडिशा को वापस नहीं मिला। वो अपने संसाधन के फायदे से वंचित हो गए। और तीसरा, बढ़ता क्षेत्रीय असंतुलन। 1970 से 1990 के दशकों में आप देखेंगे तो पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों ने जबरदस्त औद्योगिक तरक्की की, जबकि इन पूर्वी राज्यों के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग ठहरे रहे। जो उद्योग शायद यहाँ लग सकते थे वो कहीं और चले गए। बिहार और झारखंड का मामला तो शायद और भी साफ होगा। स्रोत बताते हैं कि 1950 के दशक में बिहार का उद्योग तेजी से बढ़ रहा था। 1951 से 61 के बीच करीब 75% की ग्रोथ, जबकि राष्ट्रीय औसत 41% के आसपास था। लेकिन फेब के बाद ये रफ्तार धीमी पड़ गई। बिल्कुल, ये गिरावट आंकड़ों में साफ झलकती है। जहां 1960-61 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का लगभग 70% थी, वो 1980 तक गिरकर 60% रह गई। और 2000 आते आते तो ये राष्ट्रीय औसत का सिर्फ 1/3, मतलब लगभग 31-33% रह गई थी। 1/3? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, बहुत बड़ा। मतलब मोटे तौर पर जहां देश में औसत व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा था, बिहार में औसत व्यक्ति केवल 33 रुपए कमा पा रहा था। जानकार इसे सीधे एफएपी से जोड़ते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सस्ता था। कंपनियों ने फैक्ट्री लगाने के लिए बाजार, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी, और इन मामलों में बिहार, झारखंड उस वक्त पिछड़े हुए थे। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ एफएपी ही दोषी था? मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में बेहतर शासन या बुनियादी ढांचा जैसे दूसरे कारक ज्यादा महत्वपूर्ण थे और एफएपी ने बस एक बाधा हटाई थी जो शायद पूर्वी राज्यों को थोड़ा बचा रही थी? सिर्फ एफएपी ही एकमात्र कारण नहीं था। पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर था, बंदरगाहों की मौजूदगी थी और शायद कुछ मामलों में बेहतर प्रशासनिक माहौल भी था। एफएपी ने बस उस भौगोलिक दूरी की बाधा को खत्म कर दिया। वो बाधा जिसने शायद पहले पूर्वी राज्यों को थोड़ा संरक्षण दे रखा था, वो हट गई। तो एफएपी के हटने के बाद बाजार की ताकतें और दूसरे फैक्टर्स हावी हो गए और पूर्वी राज्य पिछड़ते चले गए। 1993 में जब ये नीति खत्म हुई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, कह सकती हैं। कम निवेश और धीमे विकास का एक दुष्चक्र, एक तरह का विशिष्ट साइकिल बन चुका था, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया। बिहार और झारखंड की कहानी तो साफ है, लेकिन ओडिशा, उसके पास भी तो इतने खनिज हैं, लोहा, बॉक्साइट, कोयला। क्या वहां भी यही तस्वीर देखने को मिली? ओडिशा की कहानी भी काफी मिलती जुलती है, हालांकि थोड़ी अलग भी। ओडिशा के पास खनिज तो भरपूर थे, लेकिन एफईपी की वजह से क्या हुआ कि निवेशक आसानी से यहाँ का सस्ता कोयला और अयस्क सब्सिडी वाली रेल ढुलाई से देश के दूसरे हिस्सों में ले जा सकते थे। तो स्टील प्लांट या एल्यूमिनियम फैक्ट्री ओडिशा में लगाने के बजाय विशाखापट्टनम या छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर लग गए। अच्छा, मतलब वैल्यू एडिशन कहीं और हुआ। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि ओडिशा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनन पर ही टिकी रह गई। कच्चा माल निकालो और बाहर भेज दो। जो मूल्यवर्धन वाले उद्योग थे, यानी कच्चे माल से तैयार माल बनाने वाले कारखाने, वो राज्य के बाहर लगे। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सोना ओडिशा की जमीन से निकला, लेकिन गहने कहीं और बने। आज भी इस नीति के खत्म होने के दशकों बाद ओडिशा की प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिक रोजगार कई विकसित राज्यों के मुकाबले कम है। हालांकि ये भी सच है कि हाल के वर्षों में ओडिशा ने काफी प्रगति की है, उस पर हम बाद में आएंगे। ये तो हुई आर्थिक कहानी, लेकिन जाहिर है इस तरह के बड़े आर्थिक बदलावों के सामाजिक और मानवीय पहलू भी होते होंगे। आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा? निश्चित रूप से। जब किसी इलाके में उद्योग नहीं लगते, तो खेती के अलावा रोजगार के मौके बहुत कम हो जाते हैं। इसका सीधा असर गरीबी और मानव विकास पर पड़ता है। दशकों तक इन पूर्वी राज्यों बिहार, झारखंड, ओडिशा में गरीबी का स्तर ऊंचा रहा है और मानव विकास संकेतक यानी एचडीआई राष्ट्रीय औसत से नीचे रहे हैं। एचडीआई सिर्फ पैसे की बात नहीं करता,
ये देखता है कि किसी जगह लोगों की जिंदगी कितनी अच्छी है, उनकी औसत उम्र, शिक्षा का स्तर, आमदनी। स्रोत बताते हैं कि 1981 में बिहार का एचडीआई भारत के बड़े राज्यों में सबसे कम था। साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाएं, साफ पानी, बिजली, सड़कें, इन सब मामलों में ये राज्य 80 और 90 के दशक में काफी पीछे थे। और जैसा कि अक्सर होता है, जहां स्थानीय रोजगार कम हो, लोग काम की तलाश में बाहर जाते होंगे, पलायन। हाँ, पलायन एक बहुत बड़ा सामाजिक नतीजा था और है भी। जब स्थानीय स्तर पर कारखाने या दूसरे काम नहीं थे, तो बिहार और झारखंड से लाखों लोग मजदूरी करने दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पंजाब जैसे इलाकों में जाने लगे। ये सिलसिला आज भी काफी हद तक जारी है। दूसरी तरफ जहां खनन हो रहा था, खासकर उड़ीसा और झारखंड के आदिवासी इलाकों में, वहां अक्सर स्थानीय समुदायों को उस संसाधन से होने वाले मुनाफे का बहुत छोटा हिस्सा मिला, जबकि उन्हें पर्यावरण का नुकसान और अपनी पारंपरिक आजीविका का संकट झेलना पड़ा। एक और असर ये हुआ कि जब उद्योग राज्य में नहीं लगे, तो राज्य सरकारों को टैक्स भी कम मिला। हाँ, जाहिर है। इससे उनके पास स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनाने के लिए पैसे की कमी बनी रही। ये एक तरह का जाल बन गया, कम विकास, कम राजस्व और फिर कम विकास। इसलिए बड़े पैमाने पर असर हो रहा था, तो क्या राजनीतिक स्तर पर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई? क्या इन राज्यों ने आवाज नहीं उठाई? आवाज तो खूब उठी। एफई इन पूर्वी राज्यों के लिए दशकों तक एक बड़ी शिकायत का मुद्दा बना रहा। राज्य के नेता और विश्लेषक लगातार कहते रहे कि उनके पिछड़ेपन के लिए केंद्र की ये नीति जिम्मेदार है। बिहार की सरकारें तो समय समय पर 1952 से 1991 के बीच जो नुकसान हुआ, उसके लिए केंद्र से विशेष मुआवजे की मांग करती रही हैं। पश्चिम बंगाल के एक पूर्व उद्योग मंत्री ने 1996 में कहा था कि एफई खत्म करने से वो नुकसान पूरा नहीं हो सकता जो पहले ही हो चुका है। ओडिशा ने भी जब विशेष दर्जे की मांग की, तो दशकों की उपेक्षा और इस नीति से हुए नुकसान का हवाला दिया। यहाँ तक कि हाल ही में 2024 में एक केंद्रीय मंत्री ने भी ये बात मानी कि एफई ने बिहार या झारखंड में निवेश के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं छोड़ा, जबकि निवेश दक्षिण की तरफ चला गया। इससे तो राज्यों के बीच भी तनाव बड़ा होगा। मतलब एक तरफ विकसित राज्य, दूसरी तरफ ये पूर्वी राज्य। बिल्कुल। एक तरफ दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के नेता थे जो शायद तर्क देते थे कि भाई हमारे यहाँ बेहतर माहौल है, इसलिए उद्योग आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के नेता थे जो इसे ऐतिहासिक अन्याय बताते थे और बराबरी के मौके या मुआवजे की मांग करते थे। जमीनी स्तर पर इस पीछे छूट जाने की भावना ने कई तरह की राजनीतिक और सामाजिक हलचलों को हवा दी। कुछ जानकार तो ये भी मानते हैं कि इन इलाकों में जो असंतोष और अस्थिरता रही है, जिसमें नक्सलवाद जैसी समस्याएं भी शामिल हैं, उसके आर्थिक कारणों में फिप का योगदान भी कहीं ना कहीं रहा है। साथ ही बीमारू जैसे जो लेबल लगे, उनके खिलाफ भी गुस्सा पनपा। तो कुल मिलाकर फिप की छाया इन राज्यों की राजनीति और विकास की बहस पर लंबे समय तक मंडराती रही। और ये जो संसाधन अभिशाप या रिसोर्स कर्ज का जिक्र बार बार आ रहा है, उसे थोड़ा और समझाएंगे। ये क्या बला है और फिप से इसका क्या लेना देना है? संसाधन अभिशाप या प्रचुरता का विरोधाभास, ये एक जानी मानी आर्थिक स्थिति है। इसका मतलब है कि कई बार जिन देशों या इलाकों में प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल, गैस, खनिज बहुत ज्यादा होते हैं, वो उन इलाकों से भी ज्यादा गरीब रह जाते हैं जहां संसाधन कम होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ उन्हीं संसाधनों को निकालने और बेचने पर टिक जाती है। दूसरे उद्योग जैसे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज वो पनप नहीं पाते। भ्रष्टाचार बढ़ सकता है क्योंकि संसाधन से आने वाले पैसे पर सबका कंट्रोल होता है और सरकारें भी दूरगामी विकास की योजना बनाने के बजाय सिर्फ संसाधन से आने वाले पैसे पर निर्भर हो जाती हैं। समझ गया। तो एफईपी ने पूर्वी भारत में ये अभिशाप कैसे पैदा किया? सेप ने अनजाने में इस अभिशाप के कई लक्षण पैदा कर दिए हैं। पहला, आर्थिक निर्भरता। इसने इन राज्यों को सिर्फ खनन पर निर्भर रहने को मजबूर किया क्योंकि खनिजों को वहीं प्रोसेस करने का मतलब वैल्यू एडिशन का कोई खास आर्थिक फायदा नहीं रह गया था। दूसरा, विविधता का अभाव। जब स्थानीय प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा नहीं मिला तो अर्थव्यवस्था डाइवर्सिफाई नहीं हो पाई, सिर्फ एक दो चीजों पर टिकी रह गई। तीसरा, बुनियादी ढांचे की उपेक्षा।
क्योंकि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी पर था, इसलिए स्थानीय स्तर पर सड़कें, रेल लाइनें या बंदरगाह बेहतर बनाने का दबाव कम हो गया, जरूरत महसूस नहीं हुई उतनी। चौथा, राजनीतिक आर्थिक असर, जिसे रेंट सीकिंग कहते हैं, मतलब नेता और अफसर असल विकास पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ खनिज से आने वाले राजस्व या रेंट को कंट्रोल करने में लग जाते हैं। इससे भ्रष्टाचार और अक्षमता बढ़ती है। और पांचवां, रोजगार का पैटर्न। खनन में खासकर आज के समय में मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले कम नौकरियां पैदा करता है, नतीजा बेरोजगारी और पलायन। क्या अकादमिक जगत मतलब विद्वान लोग भी इसे इसी नजरिए से देखते हैं? हाँ, कई जाने माने विद्वानों ने इस पर लिखा है। जैसे एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं स्टुअर्ट कॉब्रिज। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि FEP ने पूर्वी भारत पर संसाधन अभिशाप का एक रूप थोप दिया। उन्होंने इसकी तुलना अफ्रीका के कुछ खनिज संपन्न लेकिन गरीब देशों से की। वित्तीय विश्लेषक भी मानते हैं कि इस नीति ने भारत के खनिज क्षेत्रों में उद्योगों को खत्म किया, रोजगार घटाया और संसाधन अभिशाप को जन्म दिया। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। क्या? आमतौर पर संसाधन अभिशाप बाजार की नाकामी या स्थानीय कुप्रबंधन से जुड़ता है, पर भारत के मामले में ये एक सोची समझी सरकारी नीति से पैदा हुआ था। ये एक नीति प्रेरित संसाधन अभिशाप था, जिसने पूर्वी राज्यों को उनके प्राकृतिक वरदान का फायदा उठाने से रोक दिया, अनजाने में ही सही। ये नीति तो 1993 में खत्म हो गई, अब तो 3 दशक से ज्यादा हो गए हैं। क्या इसका असर आज भी महसूस होता है या अब हालात बदल गए हैं? असर तो देखिए आज भी है। जो ढांचागत कमजोरियां 4 दशकों में पैदा हुई, उन्हें रातों रात ठीक करना मुमकिन नहीं है। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, बिहार की प्रति व्यक्ति आय आज भी राष्ट्रीय औसत का लगभग 1/3 ही है। झारखंड भी देश के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में गिना जाता है। गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य के कई पैमानों पर ये राज्य अब भी संघर्ष कर रहे हैं। तो उस नीति की विरासत, वो लेगेसी, आज भी इन राज्यों के विकास की राह में एक चुनौती बनी हुई है। लेकिन क्या हाल के वर्षों में कुछ उम्मीद की किरण भी दिखी है? स्रोत शायद कुछ सकारात्मक बातें भी बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये कहना भी जरूरी है कि तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। हाल के वर्षों में कुछ सुधार जरूर हुए हैं। झारखंड ने पिछले कुछ सालों में अच्छी आर्थिक वृद्धि दर दिखाई है, जो राष्ट्रीय औसत से भी थोड़ी बेहतर रही है। राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ खनन से आगे ले जाकर सेवा क्षेत्र, सर्विसेज और दूसरे उद्योगों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। बिहार ने भी 2005 के बाद 1 दशक तक काफी तेज GSDP ग्रोथ दर्ज की थी, हालांकि वो बहुत निचले स्तर से शुरू हुई थी। वहां भी शासन और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार पर जोर दिया जा रहा है, और इन तीनों में शायद ओडिशा सबसे कामयाब रहा है। अच्छा, कैसे? उसने न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने में सफलता पाई है, बल्कि राजकोषीय प्रबंधन, मतलब फिस्कल हेल्थ के मामले में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। ओडिशा दिखाता है कि सही नीतियों और इरादे से दशकों पुराने नुकसान की भरपाई की जा सकती है, भले इसमें वक्त लगे। तो कुल मिलाकर तानी यह है कि माल ढुलाई समानीकरण नीति, जिसका इरादा नेक था पूरे देश का संतुलित विकास, उसने अनजाने में भारत के पूर्वी खनिज संपन्न राज्यों के लिए दशकों लंबी आर्थिक मुश्किलें खड़ी कर दी। ये एक बड़ा सबक है कि कैसे नीतियां, अगर वो जमीनी हकीकत और किसी क्षेत्र के स्वाभाविक फायदों को नजरअंदाज करें, तो भयंकर उल्टे परिणाम दे सकती हैं। बिल्कुल, ये संसाधन अभिशाप का एक क्लासिक उदाहरण है, लेकिन ये बाजार से नहीं बल्कि नीति से पैदा हुआ। ये दिखाता है कि विकास की योजनाएं बनाते समय कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि किसी क्षेत्र की तरक्की की रणनीति उसके प्राकृतिक लाभों को बेअसर करने पर नहीं, बल्कि उन पर आगे बढ़ने पर आधारित होनी चाहिए। और हाँ, ओडिशा जैसे राज्यों की वापसी ये उम्मीद भी जगाती है कि सही दिशा में कोशिश की जाए तो इन ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा जा सकता है। असर को पलटने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है? क्या सिर्फ नीति बदल देना काफी है, या उन ढांचागत नुकसानों की भरपाई के लिए कहीं ज्यादा गहरे और लंबे प्रयासों की जरूरत होती है जो इतने सालों में जड़ जमा चुके हैं? सोचिएगा जरूर।